गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये जो टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड, जिसका नाम है यहाँ पे एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इस पेपर थर्ड की हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड का एक जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस टॉपिक के बारे में हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा हमारी जो लास्ट वीडियोस थी, इस यूनिट की जो लास्ट वीडियोस थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फ्लोरिंग प्लांट में हम करते हैं तो हमें एक टिपिकल मतलब एक प्रारूपिक पादप की आवश्यकता पड़ती है, और उस प्रारूपिक पादप का नाम था कैप्सेला। मतलब हमने कैप्सेला के अंदर एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादपों का अध्ययन किया है। तो यहाँ पे हम जो भी संरचना जो भी स्टडी करेंगे वो कैप्सेला प्लांट की है। कैप्सेला क्या होता है? तो एक खरपतवार होती है, एक वर्षीय पादप होता है। वो हम सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी। वो उसका जो मुख्य पादप होता है वो बीजाणुउद्भिद होता है, मतलब 2n होता है। मतलब जो उसके बेसिक फीचर्स होते हैं सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। फिर हम उसके बाद में हमने बात की थी कि जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर वो दो तरीके से होता है। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो अलैंगिक जनन के अंदर हमने बात की थी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार के जननांग उपस्थित नहीं होंगे, और जननांग नहीं मिलेंगे इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होगा। युग्मक नहीं बनेंगे इसका मतलब है वहाँ पे निषेचन नहीं होगा, मतलब युग्मनज नहीं बनेगा। और अगर युग्मनज नहीं बनेगा दैट मीन्स वहाँ पे किसी भी प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होंगे। और इन सारी प्रोसेस के बिना ही एक नया भ्रूण, एक नया बीज, एक नया पादप बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बताया था उसको। उसके बाद हमने बात की थी लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन की जब बात की जाती है तो उसमें हमने क्या बात की थी कि लैंगिक जनन के अंदर जो पादप होते हैं उनमें दो प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं। दो प्रकार के जननांग, पहला था मादा और दूसरा था नर जननांग। इसी के साथ हमने पुष्प की संरचना का भी अध्ययन किया था, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखें जिसमें हमने बताया था कि पुष्प के ऐसे कौन से भाग होते हैं जो आवश्यक होते हैं, कौन से भाग हैं जो अनावश्यक भाग होते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी बात, ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हमारे जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस वीडियो से डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है वो आपको एज इट इज़ मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें और ध्यान से इसको देखें, और हो सके तो खुद के जो मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अनुसार आप खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करें। क्लियर बात है आपको? तो हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाती है तो थोड़ा सा जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार वापस इसको रिव्यू कर देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर क्या कहेंगे? जननांग उपस्थित होंगे। यहाँ पे क्या उपस्थित होंगे? जननांग। जननांग उपस्थित होंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? युग्मक। स्टूडेंट्स, ये केवल ब्रीफ रिव्यू है। इसके डिटेल के बारे में अगर आप पढ़ना है कि डेफिनेशन क्या होती है तो इसकी लास्ट वीडियो जो है उनको देखेंगे आप। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो नया टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। तो आप ये मत समझे कि सर आपने तो लास्ट वीडियो में कुछ अलग बोला था, यहाँ कुछ अलग बोल रहे। बोल कुछ भी अलग नहीं रहा, बिल्कुल सेम है, बट ये ब्रीफ में है जिससे आपको वापस जो रिकॉल हो जाए पहले की जो वीडियो का टॉपिक है। उन युग्मकों के अंदर क्या होगा? निषेचन होगा, और निषेचन से क्या बनेगा? युग्मनज। ठीक है, निषेचन से किसका फॉर्मेशन होगा? युग्मनज का। और उस युग्मनज में क्या होंगे? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में
क्या बनेगा इसमें से भ्रूण, और भ्रूण से आगे चलकर बीज या युग्म की नया पादप तैयार हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक आउटलाइन डायग्राम जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जननांग उपस्थित होंगे, इसका मतलब है कि जननांग क्या होते हैं। तो जननांग मतलब होता है किसी भी पादप के अंदर वो संरचना जो कि जनन में काम आती है। अब चूंकि वो संरचना एक ऑर्गन होता है, एक अंग होता है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, जनन अंग। ठीक है। जननांगों की अगर बात की जाती है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाती है, इसको गोनेड्स सब बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे और उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर बात यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब नर जननांग। इस नर जननांग के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, वो सारी की सारी सारी का सारा जो टॉपिक होगा वो इसके अंदर कवर होगा। फिर नर जननांग के बाद में हम बात करेंगे मादा जननांग की। इसलिए आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दिमाग में कन्फ्यूजन ना रखें कि सर ने मादा जननांग छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। पहले हम नर जननांग को कंप्लीट करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो, फिर हम मादा जननांग पे आएंगे। क्लियर बात है यहाँ पे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। नर जननांग की अगर बात की जाती है तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो नर जननांग होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, पोमंग के नाम से। किसके नाम से उसको जाना जाता है, पोमंग, या इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है, मतलब इसकी जो यूनिट होती है, उस यूनिट का नाम आपको क्या बताया गया था, पुंकेसर। क्या नाम बताया गया था इस यूनिट का आपको, पुंकेसर, यानी कि स्टामन। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये तो हुआ कि नर जननांग को हम बोलते क्या है, इसकी इकाई क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो आपको मैं एक सीधी सी बात बता दूं कि किसी भी पादप के अंदर जो भी जननांग होंगे, जिस प्रकार के भी जननांग मिलेंगे, वो सारे के सारे जननांग एक पत्ती नुमा संरचना जो, जिसे हम पत्ती कहते हैं, इस पत्ती नुमा संरचना से ही क्या होंगे, ये मॉडिफाइड होंगे। मॉडिफाइड आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि ये इसी से क्या बन होंगे, निर्मित होंगे। क्लियर बात है यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्या है, लीफ। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका इतना सा मतलब है कि जितने भी प्रकार के जननांग होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, लीव्स, पत्तियों से। क्लियर बात यहाँ पे, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। दूसरी बात, ये पॉइंट जैसे ही क्लियर होता है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वो पत्ती या ऐसी पत्ती जिससे किसका निर्माण होता है, नर जननांग का। स्टूडेंट्स लाइनों को आप बिल्कुल एज इट इज याद रखेंगे। ऐसी पत्ती जिससे किसका निर्माण होता है, नर जननांग का, उस पत्ती को हम क्या कहते हैं, तो उस पत्ती को हम यहाँ पे नाम देंगे क्या, क्या नाम देंगे हम इसे। तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे, जो नर जननांग से जो युग्मक बनेगा, उस युग्मक को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लघु युग्मक, माइक्रोगैमेट्स या माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु। क्लियर बात यहाँ। दैट मीन्स पत्ती का नाम भी उसी से रिलेटेड होगा और वो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसी पत्ती जो नर जननांग का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। इसके नाम से उसको जाना जाता है, लघु बीजाणु पर्ण के नाम से उसको जाना जाता है। इंग्लिश में इसका नाम होता है माइक्रो स्पोरोफिल। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर बात यहाँ पे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लघु बीजाणु पर्ण क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी पत्ती जिससे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्लियर बात यहाँ पे। उसे हम मिलकर के क्या कहेंगे, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि लघु बीजाणु पर्ण का, तो हमने यहाँ पे नाम देख ही लिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर
ऐसी पत्ती जो कि गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। अब हम एक बार पुंकेसर की जो संरचना है उसको एक बार वापस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पुंकेसर की संरचना को ड्रॉ करने से पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ मैं इसकी परिभाषा वापस लिख देता हूँ। ऐसी पत्ती जिससे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर बात यहाँ पे। और स्टूडेंट्स आगे चलकर एक नया नाम आएगा जिसका नाम होगा लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजिया। व्हाट डू यू मीन अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी? तो सीधी सी आपको मैं बात बता दूं कि जो लघु बीजाणु होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ इसको, बाकी हम आगे डेवलप करेंगे कि ये जो लघु बीजाणु होंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि इस पत्ती के ऊपर ये बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे दाने आपको दिखाई देते होंगे। दिखते हैं क्या आपको? ऐसे नहीं दिखते। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ भी हमें ये लघु बीजाणु मिलेंगे उस संरचना को चारों तरफ से कवर तो करना ही पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ये इतनी छोटी संरचनाएं होती है जो कि हमें हमारी खुली आंखों से तो नहीं दिखती। और अगर ऐसी छोटी संरचनाओं को अगर हम खुले में छोड़ देंगे तो वो तो हवा में उड़ते रहेंगे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इतना सा मतलब है कि लघु बीजाणुओं को पैक करके, या यूँ कहेंगे कमरे के अंदर अगर हम बंद करके रख दें लघु बीजाणुओं को, तो उस कमरे को एक नाम दे देंगे हम, और उस नाम को क्या बोला जाएगा, लघु बीजाणुधानी, दैट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर बात है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, लघु बीजाणुओं का निर्माण तो किससे होता है, एक पत्ती नुमा संरचना है जो कि रूपांतरित हो जाती है किसके अंदर, इस नर जननांग के अंदर। ध्यान रखना इस बात का कि ये पत्ती नुमा संरचना रूपांतरित हो जाती है नर जननांग के अंदर, और क्या बनाने लग जाएगी ये लघु बीजाणु। लेकिन अब ये पत्ती नुमा संरचनाएं ही, या यूँ कहें कि बहुत सारी पत्ती नुमा संरचनाएं जो है वो मिलकर के एक कमरा बना देती है, और उस कमरे के अंदर क्या मिलते हैं हमें, लघु बीजाणु मिलते हैं, और उस कमरे को हमने क्या नाम दे दिया है, लघु बीजाणु। क्लियर बात है यहाँ पे। कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी का इतना सा मतलब होता है कि जहाँ पे लघु बीजाणु स्टोर्ड होंगे, संरक्षित होंगे। क्लियर बात यहाँ पे, उसे हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो आप इसको नोट करिए, ऐसी पत्ती जिससे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो सामने अब आपको जो दिख रहा है ये है एक पुंकेसर की संरचना। किसकी संरचना है, पुंकेसर की संरचना। फिगर किसका है ये, पुंकेसर, पुंकेसर की संरचना। स्टूडेंट्स आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, पूरे बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कैसे? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ ये किसकी है, एक फूल के अंदर पाई जाने वाली तो संरचना है, और फूल के अंदर पाई जाने वाली संरचना को हम सब देखते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको बता दूँ तो सबने देखा होगा गुड़हल का फूल। इसका गुड़हल का, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं, ठीक है। तो गुड़हल के फूल के अंदर आपने देखा होगा कि लाल कलर की पत्तियां होती है, उस लाल कलर की पत्ती के अंदर बिल्कुल एक पतली सी डंठल नुमा संरचना बाहर निकलती है, और वो भी रेड कलर की होती है वो डंठल। और उस रेड कलर की संरचना के जस्ट ऊपर की तरफ येलो 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 कलर के क्या होते हैं, छोटे 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 स्पॉट्स मिलते हैं। वही तो संरचना बताने जा रहे हैं यहाँ पे। वो जो स्पॉट्स हैं वो मिलकर के उस पूरे के पूरे संरचना को हम बोलेंगे पुमंग, क्योंकि वो क्या है, नर जननांग। लेकिन जब उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है सिंगल वाले को, दैट मीन्स उसके अंदर हम देखते हैं फिर पुंकेसर, और उन पुंकेसर की संरचनाओं को इस तरीके से देखा जाता है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो देखें होता क्या है, तो जैसा कि हमने हमारी जो लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने पुष्प की संरचना बताई थी, तो वहाँ पे हमने बताया था कि इस संरचना को, यानी इस पतली डंठलनुमा संरचना को क्या बोला जाता है, पुटंतु।
या इंग्लिश में इसी का नाम क्या है, फिलामेंट। क्लियर बात यहाँ पे? ये हमने लास्ट हमारी वीडियो के अंदर देखा था। उसी के बाद में हमने एक चीज़ जो है उसमें नहीं बताई थी, और मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक और संरचना मिलती है जिसका नाम होता है योजी। क्या होता है इसका नाम, योजी, और इसी को हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर कनेक्टिव, जिसमें क्या मिलते हैं, इसके अंदर संवहन ऊतक मिलते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, संवहन ऊतक। और इन संवहन ऊतकों का काम क्या होता है, तो खनिज, पोषक, पदार्थ का स्थानांतरण, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है, तंतु की सहायता से तो ये ऊपर वाली संरचना जुड़ी हुई रहेगी, और इसकी सहायता से क्या होगा, इसको पोषक पदार्थ जो है वो मिलते रहेगी। लाइक खाना हो सकता है, कोई भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी खनिज हो सकते हैं। और संवहन ऊतक की अगर हम बात करें तो संवहन ऊतक आपने देखे होंगे, तो उसमें होता है जाइलम एंड फ्लोएम, इसी को हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तो बता सकता है क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी उसके बारे में बात की थी। और उसका हमने क्या बात की थी, तो देखें कि ये जो संरचना थी, ऊपर वाली संरचना, इसी को मिलकर हम क्या बोलते थे, पराग कोश। किसके नाम से इसको जाना जाता था, पराग कोश के नाम से। दैट मीन्स दिस इज एंथर। पैंथर मतलब देना, एंथर, क्योंकि पैंथर और पैंथर में तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। बिछा रही है बिल्कुल टिन्नी सी संरचना है, पैंथर तो इतना बड़ा होता है, और हमें आप जानते हो पैंथर तो पैंथर ही है। तो दिस इज नॉन एज एंथर। क्लियर बात यहाँ पे? अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और समझने वाली जो चीज़ है उसको आप समझेंगे क्या है, वो लिख लीजिए। दिख रहा है एज इट इज है। दैट मीन्स इस संरचना को मैं कंप्लीट रूप से किसके नाम से जानूंगा, एंथर के नाम से, दैट मीन्स पराग कोश के नाम से। क्लियर बात है यहाँ पे? ये जो फुली हुई संरचना है कंप्लीट। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो परागकोश होता है, ये परागकोश क्या होता है, अब बटा हुआ होता है। किसके अंदर बटा हुआ होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या कहा कि ये परागकोश क्या होता है, बटा हुआ रहता है। तो सीधी सी बात है, दिस इज परागकोश, एंथर। इस एंथर को अगर मैं ओपन करूँगा तो ये इस तरीके से ओपन होगा। ओपन हो रहा है ना ये, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि जैसे ही ये ओपन होता है, ये दोनों संरचना अलग हो जाती है। इनको हम किसके नाम से जानेंगे अब, तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे परागधानी। इसके नाम से इसको जाना जाता है, परागधानी के नाम से। इस हाफ पार्ट और इस हाफ पार्ट को किसके नाम से जाना जाएगा, परागधानी के नाम से, पॉलन सेक्ट। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि ये जो परागधानी होती है, जो हमने अभी हाफ की है, ये परागधानी भी आधी क्या होती है, अब बटी हुई होगी। क्या होगी, ये आधी बटी हुई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कि ये जो परागधानी है ये भी हाफ एंड हाफ, इनके दो हिस्से होते हैं। और इन संरचना को बोला जाता है परागपाली। इसके नाम से इसको जाना जाएगा, परागपाली के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। या यूं कहें, एक बार मैं इसको वापस डायग्राम के अंदर बता देता हूँ। तो आप एक बार डायग्राम जो है उसको नोट करिए। तो सीधी सी बात है, अगर आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे पहले दो वर्ड जो है उनको क्लियर करना है। पहला वर्ड हमारा क्या है यहाँ पे, परागपाली। पहला वर्ड तो ये है, ठीक है। पोलन लोब इससे कहा जाता है। और एक दूसरा वर्ड है वो है परागधानी, जिसे आप किसके नाम से जानेंगे, पोलन सेक के नाम से।
ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने एक बार अभी जो जस्ट पीछे की तरफ जो मैंने पॉइंट बोला वो थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया, तो उसको एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए इसको समझेंगे आप। पराग पाली और पराग धानी के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होगा? तो अगर हम कहें पराग पाली, तो इससे पहले आपको मैं एक बात समझाने की कोशिश करूँगा पराग धानी। क्लियर बात यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स, पराग का मतलब होगा यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, तो पराग का मतलब होगा यहाँ पे, या पोलन का मतलब होगा परागकण। क्या होगा इसका मतलब? परागकण, जो कि किसका काम करते हैं आगे चलकर? नर युग्मक का। ठीक है। अब सैक का मतलब है यहाँ पे धानी, और धानी का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। दैट मीन्स पराग धानी वो संरचना होगी जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? परागकण, नर युग्मक, या इसी को हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यही लघु बीजाणु है, परागकण। ठीक है। दैट मीन्स परागधानी वो संरचना होगी जो परागकणों को क्या करेगी? अपने पास रखेगी। तो एक बात बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ ये परागकोश है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे परागकण की अगर बात करते हैं तो परागकण सरफेस पे मिलेंगे या अंदर की तरफ मिलेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, क्योंकि परागकण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो नर युग्म है। तो ये हमें याद रखना है कि परागकण कहाँ मिलेंगे? सरफेस पे या अंदर? तो सीधी सी बात है, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम उसको छुपा के रखेंगे ना, अंदर की तरफ। दैट मीन्स परागधानी कहाँ पाई जाएगी? अंदर की तरफ। तो अब सीधी सी बात है, अगर परागधानी अंदर है, दैट मीन्स बाहर की जो संरचना होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पराग पाली बोलेंगे। क्लियर बात है यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बात? तो अब इसको समझ लेते हैं एक बार वापस। कंप्लीट रूप से ये परागकोश है। जब इस परागकोश को दो भागों में बांटा जाता है, ये दो भाग बटे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पराग पाली। किसके नाम से इसको जाना जाता है? पोलन लोब के नाम से इसको जाना जाता है, पराग पाली के नाम से। ये भी एक पराग पाली। तो कितनी पराग पाली होगी? दो। इस पराग पाली के हिस्से होते हैं दो, हाफ में बटी हुई होती है आदि में ये, और इसके अंदर जो छोटी छोटी आधा भाग मिलता है उसको किसके नाम से जानेंगे? परागधानी के नाम से, यानी कि पोलन सैक के नाम से। क्लियर बात है यहाँ पे? और यही चीज़ अब मैं आपको डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या है उस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो बाहर की तरफ जो ब्लैक कलर की लाइन है, इस ब्लैक कलर की लाइन को हम किसके नाम से जानेंगे? ब्लैक कलर की लाइन है पराग पाली। पराग पाली के नाम से इसको जाना जाता है, पोलन लोब के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी संख्या आपको यहाँ पे कितनी दिख रही है? एक पराग पाली ये हो गई और एक पराग पाली ये हो गई, तो टोटल 2 नंबर दिख रहे हैं। इसी के बाद में जस्ट अंदर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो मैंने रेड कलर से जो बिल्कुल डॉटेड डॉटेड लाइन दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि ये पराग पाली अंदर से आधी बटी हुई है। तो इस रेड कलर वाली संरचना को अब आगे की तरफ क्या बोल देंगे? पराग धानी के नाम से इसको जाना जाएगा। किसके नाम से इसको जाना जाएगा? परागधानी के नाम से। क्लियर बात है यहाँ पे? तो ये एक पराग कोश के अंदर का जो भाग होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। पराग कोश के अंदर में क्या मिलेगी? परागपाली और परागधानी। तो आप इतना सा याद रखेंगे कि परागपाली सबसे बाहर होती है और परागधानी उसके अंदर होती है, जिसमें परागकण, नर युग्मक या लघु बीजाणु पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? तो ये पॉइंट आपने अगर लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको आगे तो लिखेंगे ही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रारूपिक है, मतलब कैप्सूला के बारे में प्रारूपिक। तो प्रारूपिक के अंदर आपको कितनी पराग पालियाँ दिखाई दे रही हैं? पूरी की पूरी एक और एक, मतलब 2 पराग पाली आपको दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखें कि एक प्रारूपिक पराग कोश में, प्रारूपिक का मतलब होगा टिपिकल, और टिपिकल का सीधा सा मतलब है कि जिसमें आवर्तबीजी पादपों के सारे लक्षण मिलेंगे। तो एक प्रारूपिक पराग कोश में 2 पाली या यूं कहेंगे 2 पराग पाली, 2 पराग पाली पाई जाती है। इसे
इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं द्विपालित अवस्था के नाम से। इसे किसके नाम से जाना जाता है? द्विपालित अवस्था। ठीक है, इसे द्विपालित अवस्था कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बाइलोब। ठीक है, तो एक प्रारंभिक परागकोश की तो बात ये होगी। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस परागपाली के अंदर, मतलब एक परागपाली के अंदर कितनी परागधानियां हैं? 2 परागधानी, या यूं कहें कि ये कितने हिस्सों में बटी हुई है? 2 बराबर हिस्सों में बटी हुई होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रारंभिक परागकोश में एक परागपाली में 2 परागधानी पाई जाती है। क्लियर बात यहाँ पे? इस अवस्था को डाइथिकस, इस अवस्था को किसके नाम से जाना जाता है? डाइथिकस अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। डाइथिकस अवस्था कहते हैं। क्लियर बात? यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइथिकस अवस्था। डाइथिकस का मतलब समझ में आया? इसको मैं एक बार डायग्राम से भी ड्रॉ कर देता हूँ, जो हमने उसमें बनाया है, बिल्कुल एज इट इज। ये आप देखिए, एक परागपाली हो गई और दूसरी परागपाली हो गई। क्लियर बात है यहाँ पे? इसके बाद में हमने क्या देखा था? उसी चीज को मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एक परागधानी हो गई और दूसरी परागधानी हो गई। इसी तरीके से एक परागधानी हो गई और दूसरी परागधानी हो गई। मतलब एक परागपाली के अंदर कितनी परागधानी आ गई? 2, और इसमें भी कितनी आ गई? 2। तो ये एक प्रारूपिक परागकोश की संरचना होती है। दैट मीन्स एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म के अंदर मिलता है। लेकिन अब मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि साइंस के अंदर अपवाद तो मिलते ही मिलते हैं, तो उन अपवादों के बारे में भी हम देखेंगे एक बार। तो आप इसको लिखिए। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि एक प्रारूपिक परागकोश के अंदर हमें 2 पाली हमें दिखाई देती है, और एक प्रत्येक पाली के अंदर कितनी परागधानियां होती हैं? 2 परागधानियां होती हैं। डाइथिकस अवस्था की अगर बात की जाती है तो डाइथिकस अवस्था को हिंदी में हम कहते हैं द्विकोष्ठिकी अवस्था। इसके नाम से इसको जाना जाता है कोष्ठिकी, द्विकोष्ठिकी अवस्था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपसे ही पूछना चाहूँगा कि अगर मगर के चक्कर में रहेंगे तो डाउट रह जाएगा, तो हम डाउट नहीं रखना चाहते। तो अगर मैं इसी चीज़ को, मतलब जो चीज़ें बिल्कुल संरचना है जो अभी मैंने बताई थी, अगर मैं इसको ये कहूँ, ये लिख दूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, 1 2 3 एंड 4 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्यों नहीं भी होनी चाहिए? कैसे कि मैंने क्या कहा, एक परागपाली में तो 2 परागधानियां मिल रही हैं और 2 परागधानियां मिल रही हैं। तो अगर मैं पूरा का पूरा परागकोश देखता हूँ तो मुझे परागकोश के अंदर आप ये थोड़ी कहोगे कि ये अलग भाई है और ये अलग भाई है। अरे है तो सारे एक ही ना, मतलब पैदा तो एक से ही हुए ना ये, तो काउंट तो हम सबको एक साथ ही करेंगे ना। इसका मतलब तो अगर मैं एक परागकोश को एक साथ देखता हूँ, मतलब बाहर से देखता हूँ या उसको ऊपर से देखता हूँ या काट के देखता हूँ, तो मुझे ये सारी की सारी परागधानियाँ बिल्कुल एज इट इज मिलेंगी ना, एक साथ अरेंज व्यवस्थित। तो मैं क्या कहूँगा
कि यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला है कि एक परागकोश में कितनी परागधानी आ गई है, 4 परागधानी आ गई। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अवस्था को यानी कि वो कौन सी अवस्था को, प्रारूपिक परागकोश के अंदर प्रारूपिक परागकोश में 4 परागधानियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, 4 परागधानियां पाई जाती है, बिल्कुल दिख रही है आपको। इस अवस्था को क्या कहेंगे हम, टेट्रास्पोरेंजिएट। किसके नाम से जाना जाता है इस अवस्था को, टेट्रास्पोरेंजिएट अवस्था कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट अवस्था कहते हैं। क्लियर बात यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि एक प्रारूपिक परागकोश किस प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मतलब एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, वो क्या होगा आपको मैं बता दूं कि एक प्रारूपिक परागकोश किस प्रकार का होता है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे बाईस्पोरेंजिएट, मोनोस्पोरेंजिएट, ट्राइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। हिंदी में इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। किसके नाम से इसको जाना जाता है, या चतुर लघु बीजाणु धानी, या उसको कह सकते हैं लघु बीजाणु चतुष्क भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक प्रारूपिक परागकोश जो है वो कैसा मिलता है उसके बारे में हमने बात की है कि कैप्सुला का जो हमारा परागकोश होता है वो कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है।